इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी। जब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको बता दें देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2026 और अब इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि लाखों छात्रों का भविष्य बिक चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जांच जो हो रहे हैं लगातार खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नासिक से पेपर लीक का नेटवर्क शुरू हुआ और राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक पूरी तरीके से ये फैला हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको बता दें सीबीआई, राजस्थान एसओजी और कई राज्यों की पुलिस अब इस पूरे रैकेट की जांच करती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से जांच में जुट चुकी है। तो ये आपको बता दें जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक से कथित तौर पर एक पेपर तैयार किया गया था, जिसमें करीब 120 सवाल और उनके जवाब मौजूद थे। यही पेपर बाद में अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026। अब इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि लाखों छात्रों का भविष्य बिक चुका था। दरअसल जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नासिक से पेपर लीक का नेटवर्क शुरू हुआ और राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक फैल गया। सीबीआई, राजस्थान एसओजी और कई राज्यों की पुलिस अब इस पूरे रैकेट की जांच में जुटी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक से कथित तौर पर एक गैस पेपर तैयार किया गया, जिसमें करीब 135 से 140 सवाल और उनके जवाब मौजूद थे। यही पेपर बाद में अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। पेपर को महाराष्ट्र के नासिक से, हरियाणा के गुरुग्राम से, राजस्थान के सीकर और जयपुर के अलावा बिहार, उत्तराखंड के देहरादून और केरल के साथ जम्मू कश्मीर तक भेजा गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी शुभम खैरनार ने नासिक में पेपर हासिल किया। इसके बाद पेपर को पीडीएफ में बदलकर गुरुग्राम भेजा गया। फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नासिक से जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पेपर फैलाया गया। इससे गैस पेपर के नाम पर लाखों रुपए में छात्रों को बेचा गया। राजस्थान एसओजी की जांच में पता चला है कि एक पेपर सेट 10 लाख से 25 लाख रुपए तक में बेचा गया। कुछ आरोपियों ने एक ही सेट कई छात्रों को बेचा और इसी के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई की गई। जानकारी के मुताबिक 10 लाख से 25 लाख तक पेपर की डील की गई। एक सेट कई छात्रों को बेचा गया। इसके लिए कई राज्यों में एजेंट सक्रिय किए गए और इस डील के जरिए करोड़ों रुपए का नेटवर्क बनाया गया। बहरहाल अब तक इस मामले में कई राज्यों में छापेमारी हो चुकी है। राजस्थान एसओजी ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर पेपर सबसे पहले कहां से बाहर आया। क्या इसमें कोई अंदरूनी नेटवर्क भी शामिल है? और क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा में सुरक्षा पूरी तरह फेल हो चुकी थी? फिलहाल पूरे देश की नजर अब सीबीआई जांच पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य का है। वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें लखनऊ में प्रतीक यादव की मौत को लेकर के सियासत का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, विश्वभूषण मिश्रा और बीजेपी विधायक पलटू राम ने इस मामले पर दुख जताते हुए घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दें नेताओं ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार हर पहलू की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें इस घटना को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल प्रतीक यादव की मौत को लेकर के प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। प्रार्थना करता हूं आदरणीय प्रतीक यादव जी के निधन पर मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति ईश्वर उनके परिवार को प्रदान करे, ऐसी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम लोग तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी से हम विधायक हैं
और अपर्णा जी के पति की डेथ हुई है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं उनके आवास पर पहुंच करके शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। देखिए, परिवार तो दुखी है क्योंकि उम्र कम है और एक मुसीबत पहाड़ सा उनके ऊपर टूटा है पति और अपर्णा के ऊपर। और आप प्रत्याशित घटना हो गई है। मैं उनकी आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शांति प्रदान करें और उनको अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिवारजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा निवेदन है। वही नजर डालते अगली खबर की ओर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विदेश यात्रियों की फंडिंग को लेकर के जो है एक बड़ा सवाल उठाया। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने कहा कि जब कोई सांसद, विधायक या मंत्री विदेश यात्रा करता है तो उसकी फंडिंग दो तरह से की जाती है। आपको बता दें, या तो सरकार यात्रा को प्रायोजित करती है या फिर किसी विदेशी कंपनी, एजेंसी या संगठन की ओर से खर्च उठाया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी विदेशी स्रोत से फंडिंग होती है तो भारतीय कानून के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने विदेशी योगदान अधिनियम यानी FCRA 2010 का हवाला देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय में अनुमति लेना जरूरी होता है और यह नियम जो है विधायकों, न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारों पर भी लागू होता है। आपको बता दें, संबित पात्रा के इस बयान के बाद से जो है राजनीतिक हलकों में जो विशेष फंडिंग और विदेश यात्रियों को लेकर के जो है चर्चा एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई MP है, कोई MLA है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड हो, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी MP को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने, रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। वही नजर डालते अगली खबर की ओर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में चाकूबाजी की घटना के बाद से जो है हालत काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। बता दें आपको, खड्डा थाना क्षेत्र के हतिया गांव में घायल युवक की इलाज के दौरान जो है मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख करके जो है जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने मठिया मोड़ के पास खड्डर से पडरोना जाने वाली NH 27B को जाम कर दिया है। आपको बता दें, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार वाहन से ले जाने को लेकर के जो है हुए विवाद के बाद जो है दो पक्षों में काफी ज्यादा कहासुनी हो गई थी, जो बाद में जो है कहासुनी जो है चाकूबाजी में बदल गई। इस घटना में दो लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और वही आपको बता दें, घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जो है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान जो है अजीत यादव की मौत हो गई है। वही आपको बता दें, युवक की मौत के खबर मिलते ही गांव में जो है काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया है और बड़ी संख्या में लोग शव को लेकर के मठिया मोड़ पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें, इलाके में जो है तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। तो वही पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। 2026 को हथिया गांव के अजीत यादव और उनके मामा थे, ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। वहाँ उसी गांव के खदेरू, छोटे लाल और अब्बास, तीन लोगों से किसी बात को लेके विवाद हो गया, जिसपे खदेरू, अब्बास और छोटे लाल द्वारा अजीत यादव और उनके मामा को भी मारा पीटा गया था।
घटना के संदर्भ में अजीत के पिता दीनानाथ के तहरीर पर 10 मई को थाना खड्डा पर 307 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लिखने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका रिमांड लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उपचार के दौरान अजीत यादव की कल शाम को मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों द्वारा अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर समुचित नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी जो इनके हत्यारे 3 गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करवाइए और हमारा जो इसका मुआवजा है 30 लाख का वो करवाइए और जो मुजरिम है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। घटना क्या हुई थी? घटना इसको चाकू मारा गया है। नगर के खड्डा थाना क्षेत्र के भुजौली खुर्द गांव के समीप बीते दिनों वाहन ले जाने के दौरान हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल अजीत यादव की इलाज के 5वें दिन मौत हो गई। इस वक्त मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये मठिया मोड़ के पास की NH 27B की तस्वीरें हैं, जहां 100 रख के लगातार जो ग्रामीण हैं और जो परिजन हैं उनके वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना में शामिल जो अन्य लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस प्रकरण को लेकर के बीते दिनों पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते खबर पर। खबर गाजियाबाद से है। आपको बता दें गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हो गई। बता दें आपको रोटरी गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान जो है पुलिस को सूचना मिली कि 3 बदमाश 2 बाइक पर इलाके में घूम रहे हैं। आपको बता दें पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपी भागने लगे। वहीं आपको बता दें पीछा करने पर एक बदमाश ने पुलिस पर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनिल नामक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं आपको बता दें पुलिस ने घायल अनिल समेत मोहित और सत्य को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने कई चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात भी कबूली है। वहीं आपको बता दें घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 14 मई 2026 को थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा रोटरी गोल चक्कर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग किसी घटना को कारित करने निकले हुए हैं। उक्त सूचना पर एक्स्ट्रा फोर्स बुला के चेकिंग की गई तो रात्रि लगभग 1:30 बजे 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे आते दिखे। उन्हें रोकने का इशारा दिया गया परंतु उक्त व्यक्तियों द्वारा गाड़ी न रोक के भागने का प्रयास किया गया। उन लोग को आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की गई तो बताया उन्होंने पूर्व में कई चोरियां कारित कर रखी हैं। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु MMG हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें प्रयागराज में तेज धूल, भारी आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। जिले में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बता दें आपको सदर में 1 तो वही 7 जो है फूलपुर में और 4 जो है सोराब में और 3 और मेजा में 2 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें मृतकों में से 5 महिलाएं और 4 बच्चे और 8 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 5 अन्य लोग जो है पूरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें तेज आंधी में 20 पशुओं की मौत हो गई और 16 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी भी सामने आई है। तो वही जिला प्रशासन सभी तहसीलों से नुकसान का आंकड़ा जुटा रहा है। तो वही आपको बता दें राजस्व विभाग रहा तो सर्वे कार्य में पूरी तरीके से लगा हुआ नजर आ रहा है। ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि मृतकों की संख्या जो है बढ़ सकती है। वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें सिद्धार्थ नगर में पेट्रोल पंप मालिक और भाजपा नेता के बीच जो है काफी ज्यादा विवाद हो गया। आपको बता दें विवाद का मामला
इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। मैक्रानी ऑयल कंपनी पेट्रोल पंप के मालिक चांद मोहम्मद पर भाजपा जिला मंत्री अविनाश सिंह ने जो है अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है। बता दें आपको, विवाद डीजल के साथ जबरन खरीदने की दबाव को लेकर के जो शुरू हुआ था, वही आपको बता दें विरोध करने पर जो है दोनों पक्षों में काफी ज्यादा कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि चांद मोहम्मद ने खुद को भाजपा पदाधिकारी बताकर कार्रवाई न होने की धमकी दी है, तो वही पीड़ित अविनाश सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई और पेट्रोल पंप लाइसेंस की जांच की मांग की है। तो वही आपको बता दें भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मौर्य ने आरोपी का पार्टी से कोई संबंध होने से इनकार किया है। वही नजर डालते अगली खबर की ओर आपको बता दें सीतापुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि इमनिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में सिमराहा गांव के पास जो शराब की दुकान बंद करके घर वापस जा रहे चाचा भतीजे को दबंगों ने रास्ते में रोक लिया और लूटपाट करने का जो है प्रयास किया। वहीं आपको बता दें विरोध करने पर दबंगों ने पहले तो शराब छीन ली, उसके बाद जो है चाचा को लाठी डंडे से पीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। आपको बता दें ये भी कहा जा रहा है कि चाचा को लाठी डंडों से पीटा, फिर पैसे भी छीन लिए गए और फिर उसके बाद फरार हो गया। विरोध करने पर दबंगों ने गोली मारने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें गोली मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं आपको बता दें सूचना मिलने पर मौके पर जो है एसपी, सीओ सहित भारी पुलिस बल पहुंचा और मामले की सटीक से जांच पड़ताल जो है की जा रही है। वही घायल युवक को जो है उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें घटना के बाद से जो है इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। 12/5/2026 को सायं 10:30 पर 112 से सूचना प्राप्त हुई कि इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम सेमरान के पास एक लूट की घटना हुई है। इसमें तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो यह तथ्य जानकारी में आया कि सेमरान में शराब की दुकान है, उसका सेल्समैन दिनेश दुकान बंद करके अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। दुकान से थोड़ी दूर आगे ही सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। इसकी बाइक रोक कर लूटने का प्रयास किया और उसी लूट के प्रयास में उन्होंने तमंचे से गोली चला दी और जो उसके पैर को छूते हुए निकल गई। इस घटना में जैसा कि सेल्समैन द्वारा बताया गया है कि लगभग 40,000 रुपये वो लूट के ले गए हैं। इसमें सर्विलांस की टीम, एसएसबी की टीम लगाई गई है और द्वारा खुलासा प्रयास किया जा रहा है। वही नजर डालते अगली खबर की ओर आपको बता दें बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित लोधेश्वर इंजीनियर ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी पर जो है पूर्ति निरीक्षण ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें उपभोक्ताओं की लगातार जो है शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई। वही जांच के दौरान जो है एजेंसी ने स्टॉक में 78 एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर मिले हैं, जिनका जो है संतोषजनक जवाब एजेंसी मालिक और कर्मचारी नहीं दे पा रहे हैं। वही बता दें आपको उपभोक्ता का आरोप था कि बुकिंग नंबर और डीएससी मिलने के बावजूद भी ये गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जांच में कमर्शियल गैस सिलेंडर के स्टॉक में भी कई अनियमितताएं मिली है। वही आपको बता दें पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार ने मामले में को वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर प्रबंधन की हाई मीटिंग की गई है। आपको बता दें कमेटी के द्वारा एक बैठक की गई है। बैठक में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर के जो है कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कमेटी अध्यक्ष के द्वारा जो है ये कहा गया है, कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि फूल बंगला सेवा से अब तक 80 लाख रुपए जमा किए गए हैं। वही आपको बता दें जबकि 3 महीने में गोलक में 4 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है वो प्राप्त हुई है। तो आपको बता दें लंबे समय से बंद गोलक और अलमारियों में जो है खोलने के बाद जो है विशेष टीम बनाई गई थी और जिससे 20 मई तक कार्रवाई जो है पूरी
करनी होगी। वहीं आपको बता दें, मंदिर में 5 साल से अधिक समय से तैनात पुलिसकर्मी को हटाने और सिक्योरिटी गार्ड्स की नई डेट्स लागू करने का भी साफ तौर पर बैठक में निर्णय लिया गया है। तो आपको बताते हैं, मंदिर परिसर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में AI तकनीकी से लैस किया जाएगा, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। देखिए, बहुत सारे पूर्व में जो इश्यूज थे उन पे पुनर्विचार हुआ। मुख्य बिंदुओं पे आपसे चर्चा करता हूँ कि एक तो ये कि जो गोलक खोली गई है, भगवान को जो चढ़ावा चढ़ता है वो 3 महीने का लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपए कुल चढ़ावा, 90 लाख से कुछ अधिक रुपए चढ़ावा आया है, जिसमें प्रगति पाई गई। और इसके बाद जो भगवान का जो दर्शन का समय है, हमारे गोस्वामी बंधु लोग थे, चारों मेंबर, समय उनके अनुसार भी और वैसे भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी के अनुसार समय से मंदिर खुल रहा है, समय से दर्शन की व्यवस्था हो रही है। फूल बंगला भी सजाया जा रहा है और फूल बंगला में जो सजावट की गई है वो इस पीरियड में लगभग 80 लाख रुपए फूल बंगले की सजावट में कुल वो है धनराशि का मूल्य। बैनामे कुछ हुए हैं, 4 बैनामे हुए हैं इस बीच में, उन पे भी चर्चा हुई और उनको स्वीकृत की गई, अनुमोदन किया गया। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सर्विस के कुछ बिंदु थे तो उसमें ये पाया गया कि सिक्योरिटी सर्विस वाले जो टीम है उसमें कुछ दर्शनार्थियों से विवाद हो जाता है, कभी धक्का मुक्की, ये व्यवस्था। तो मूल रूप से ये पाया गया कि सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक ढंग से चल रही है। एक निर्णय लिया गया कि उनका जो वस्त्र है ऊपर का काला टी-शर्ट या शर्ट जो पहनते हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है प्रांगण के अंदर, तो उसमें कुछ रद्दोबदल करी जाएगी। ऐसा निश्चित किया गया कि पीले रंग की टी-शर्ट या इस सीज़न के हिसाब से तो उन्हें भी अलग से पहचान भी मिलेगी और वो अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है अभी 2 महीने तक, जब तक उनका वो है। हमारे प्रबंधक के प्रबंधन से जो भी चर्चा हुई। वही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।